ये मेन चैप्टर है अपने इंटीग्रल कैलकुलस का, समाकलन गणित का द्विसमाकल, डबल इंटीग्रल। जैसा कि तुम 12वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल किस तरह से किया जाता है। दो तरह के इंटीग्रल आपने पढ़े हैं, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे अपने को जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम हमने रखा हुआ डबल इंटीग्रल। तो सबसे पहले बात है भी डबल इंटीग्रल से मीनिंग क्या होता है। +2 में आपने देखा था जब भी कभी इंटीग्रल करना होता तो अपने जैसे इंटीग्रल का निशान लगा के वहाँ पे dx या dy तुम्हें दिखता था, x या y के सापेक्ष अपने समाकलन कर देते थे। यहाँ पे जो तुम्हें मैं काम सिखाऊंगा डबल इंटीग्रल से मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग हम ये लेके चलते हैं कि किसी चीज़ का जब एरिया होता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब एरिया से मतलब कोई आकृति बनी हुई है उसको हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें और जितने भी छोटे भाग हैं उनमें से एक छोटा भाग उठाएं तो एक तो उसकी लंबाई दिखेगी, एक चौड़ाई दिखेगी आपको। उन दोनों को यदि गुना कर दें अपन तो जैसे पढ़ा हुआ है तो मैंने छोटी क्लासों में जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई से रिप्रेजेंट होता है। तो dx और dy जो होता है वो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब जब हमने डबल इंटीग्रल शुरू किया तो dx इंटू डी वाई लिखा ना, तो dx इंटू डी वाई लिखने का मतलब एक बारी तो y के सापेक्ष काम करना है, एक x के सापेक्ष काम करना है। इसके आगे हम डबल इंटीग्रल का निशान लगा देते हैं। इंटीग्रल करने का तरीका वही है जो आपने +2 में पढ़ा, कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑर्डर से करना। जैसे पहले विद रिस्पेक्ट टू अपने y कर देंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। तो ये इंटीग्रल करने का अर्थ होता है, मीनिंग होता है। अब मेन बेसिक चीज़ ये है भी इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के एरिया को रिप्रेजेंट करना। अब जब हम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके प्रश्नों को किस तरह से हल करने हैं, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स बनी हुई है प्रश्नों की अलग अलग। पहली टाइप के वो प्रश्न हम यहाँ पे इस चैप्टर में लेते हैं जिसमें इंटीग्रल के लिमिट के बारे में हमें पता होता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में से लिखा है, बुक में भी लिखा हुआ आपकी I इज इक्वल टू 0 से 1, 0 से 2x प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई। ये मैंने एरो के साइन लगाए हैं, तो तुमने राइट से देखना कौन सी चीज़ पहले आ रही है। तो राइट में देखा तो y पहले आ रहा है अपना। इसका मतलब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल करेंगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। अब जब हम y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल करेंगे तो इसकी लिमिट कौन सी होगी, तो यहाँ पे मैंने एरो लगाया। राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ता है, तो जो पहले चीज़ आती है वो y की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगी और जो बाद में आती है वो x की लिमिट को रिप्रेजेंट। अब y की लिमिट होगी आपके पास 0 से 2, x की लिमिट हो गई 0 से 1। क्वेश्चन का सल्यूशन लिखने का थोड़ा सा स्टेप्स होते हैं, लिखने का एक तरीका होता है, वो एक प्रश्न में ढंग से आप अगर समझ जाओगे तो बाकियों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर मैंने लिखा, ये क्वेश्चन लिख दिया I इज इक्वल टू 0 to 1, 0 to 2 x प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई, फिर 0 to 1, फिर 0 to 2 x प्लस वाई डी वाई इंटू डी एक्स। ब्रैकेट में मैंने डी वाई के विद रिस्पेक्ट टू काम करना, y के विद रिस्पेक्ट टू काम करना और बाहर मैंने x के विद। तो 0 से 1 फिर इंटीग्रल किया मैंने y के सापेक्ष, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, लिमिट गई 0 से 2। अब y की जगह मान पुट किया मैंने 2, तो 2x प्लस 4/2 से 2 बन गया मेरा। तो क्वेश्चन मेरा बन गया 0 से 1 2x प्लस 2 इंटू डी है। यहाँ से तुमने 11th क्लास +2 में काम किया हुआ है। इसका अब इंटीग्रेशन करना अपने को, तो 0 से 1 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल आपको आता है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x लिमिट फ्रॉम 0 to 1। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट, आंसर आ गया 3। ये पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जिनमें लिमिट पता होती है हमें, तो हम सिंपल सा इंटीग्रल कर देते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू y और फिर विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करने से पूर्व जो तुमने +1 और +2 में कुछ आकृतियाँ पढ़ी हैं, कुछ शेप्स पढ़ी हैं, उनके बारे में थोड़ा तुम्हें पता होना चाहिए। ये उन शेप्स को मैंने डिफाइन किया है। इसको पढ़ने से पूर्व कॉपी पे 2 एक्सिस बना लेना, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। तुम्हें पता है x एक्सिस का समीकरण y इज इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस का समीकरण x इज इक्वल टू 0 होता है।
नंबर 3 पे यदि कोई रेखा हम वाई अक्ष के समानांतर स्मॉल ए दूरी पर बनाते हैं तो उस लाइन का समीकरण होता है एक्स इज इक्वल टू ए। और यदि कोई रेखा हम एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाते हैं किसी दूरी बी पर तो उसका समीकरण होता है वाई इज इक्वल टू। ये एक बेसिक चीज़ है, जब एक्सिस ड्रॉ करते हैं अपने तो पैरेलल टू वाई है तो एक्स का मान आता है, पैरेलल टू एक्स है तो वाई का मान आता है। ये 4 बेसिक चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक्स अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष के समानांतर ए दूरी पर रेखा का समीकरण, एक्स अक्ष के समानांतर बी दूरी पर रेखा का समीकरण। इसके बाद तुमने लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। पहली लाइन तुमने पढ़ी थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, झुकाव प्रवणता रूप, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। रेखा मैंने बना दी है, ये y अक्ष पर अंतःखंड कटता है और ये रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है थीटा, उसका यदि tan ले लें तो m की प्राप्ति होती है। तो पहली लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दूसरी लाइन मैंने बना दी y इज इक्वल टू एम एक्स, इंटरसेप्ट खत्म कर दिया मैंने, तो ये लाइन मूल बिंदु से गुजरती है, थीटा कौन से m का मान निकलता है, m इज इक्वल टू tan थीटा। तीसरी लाइन का नाम होता है अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू। एक ऐसी रेखा जो x अक्ष पर a का और y अक्ष पर b का अंतःखंड काटती है, ये बना दी मैंने। फिर मैंने लिखा सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक ऐसा वृत्त होता है जो मूल बिंदु से गुजरता है, जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है और जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए के बराबर होती है। ये सामने मैंने शेप बना दी आपके लिए। फिर मैंने सर्कल लिखा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर ए जीरो होता है और रेडियस ए होता है। ये मैंने शेप बना दी। फिर मैंने अगला सर्कल लिखा है एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर हो गया 0, ए, त्रिज्या हो गई ए, ये शेप बना दी मैंने। फिर मैंने एक ऐसा सर्कल लिखा जिसका सेंटर ए और त्रिज्या ए के बराबर है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पैराबोला पढ़े हुए आपने, 4 तरह के पैराबोला होते हैं। तो पहला पैराबोला यदि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जिसकी शेप मैंने बना दी, ना भी a,0 होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए होती है। तो दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। फिर मैंने एक पैराबोला बनाया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इसका सेंड अपना हो, इसका जो नाभि होती है, फोकस जो होता है वो 0, होता है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी हो तो y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाती है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 है, इसका ऑपोजिट पैराबोला बनता होता है। ये 4 पैराबोला बेसिक जो तुमने पढ़ रखे हैं, उनके शेप इस तरह से बनते। एलिप्स लिखा मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंडीशन है ए का मान बी से बड़ा है, ये आकृति बनती है। और यदि ए लेस देन बी हो जाए तो नीचे वाली आकृति बनती है। तो ये कुछ बेसिक आकृतियाँ, शेप्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में लिमिट नहीं मिलती, लिमिट निकालनी पड़ती है हमें। अब लिमिट कैसे निकालती हैं वो तुम्हें अब सिखाते हैं आपने। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, पहली टाइप के बुक में 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इंटीग्रेशन करना वो आप करना, कोई नहीं समझ में आए तो एक बार निशान लगा लेना उस पर आप। अब ये दूसरे टाइप के जो प्रश्न शुरू हो रहे हैं जिसमें मुझे इंटीग्रल की लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो काम मैंने कैसे करना है, ध्यान से समझना। I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई, जहाँ लिखा है समाकलन का क्षेत्र x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का धनात्मक पाद है। इस लाइन का क्योंकि x की पावर 1 और y की पावर 1 है तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके धनात्मक पाद में काम करना पड़ा। अब ये लाइन बनानी आनी चाहिए तुम्हें। तो मैंने लिखा सोल्यूशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वल लेते हुए काम शुरू किया।
जो धनात्मक है उसके लिए लेस देन 1 लिख दिया इसने, वहाँ के अपने पॉजिटिव एरिया ढूंढेंगे, वो अभी बताते हैं कैसे निकलता है। तुमने लाइन की इक्वेशन इक्वल लेते हुए लिखनी है। तो x + y = 1, x/1 + y/1 = 1। इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन अंतःखंड रूप का समीकरण है। एक एक्स एक्सिस पे एक का और वाई एक्सिस पे एक का अंतःखंड कट रहा है। अब इसको बनाना पड़ता, ये बना दी लाइन मैंने तुम्हारे लिए। लिखना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मूल बिंदु ए नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने 1,0, बी के कोऑर्डिनेट लिखे मैंने 0,1। अब यहाँ पे तुमने प्रश्न में ये देखना है कि पहले इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। जिसके विद रिस्पेक्ट टू पहले इंटीग्रेशन करना होता है उसी के समानांतर ये स्ट्रिप ड्रॉ की जाती है, जो मैंने स्ट्रिप बनाई है। इस स्ट्रिप को थोड़ा शेडेड कर लेना। स्ट्रिप का नीचे वाला सिरा देखना किसको टच कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है। ये स्ट्रिप क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है तो ये y के मान को बताएगी। अब नीचे वाला सिरा जब तुम x एक्सिस को टच कर रहा है तो वहाँ पे y का मान देखना पड़ता है कितना, तो y = 0। फिर ऊपर वाला सिरा देखोगे y = 1 - x, तो ये y की लिमिट आ गई आपके पास। तो y की लिमिट लाई करेगी 0 से लेके 1 - x तक। x की लिमिट के लिए 0 से a तक चले जाएं अपने। अब कोई के स्टूडेंट बोलता है 0 से b तक क्यों नहीं जा सकते, तो उसका जवाब होता है कि जो x की लिमिट है वो x एक्सिस में ही देखनी है। y पे देखोगे तो 0 से 0 कोई अर्थ नहीं रहता वहाँ पे। तो 0 से a पे जाने पर अपने को x की जो लिमिट मिलती है, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 से रिप्रेजेंट होता है, तो लिमिट गई 0 से 1 तक। x की लिमिट होगी 0 से 1 तक, y की लिमिट होगी 0 से 1 - x तक। I = लिमिट लगाई 0 से 1, 0 से 1 - x xy dx × dy। इंटीग्रल करना शुरू कर दिया अपन ने। पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया, फिर विद रिस्पेक्ट टू x किया। जैसे इंटीग्रल तुम्हें बताया उसको करते जाना, पहले y के विद रिस्पेक्ट टू, फिर x के विद रिस्पेक्ट टू। ये आंसर आ जाएगा 1/24। फिर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 7th इसमें, यदि समाकलन का क्षेत्र रेखाओं से परिबद्ध त्रिभुज हो तो सिद्ध करो। ये लाइन की इक्वेशन बनी हुई है y = 0, y = x और x = 1। तो इन लाइनों को ड्रॉ करना अब तुम्हें आनी चाहिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया सारी लाइनें। पैरेलल टू y एक्सिस स्ट्रिप ड्रॉ कर दी अपन ने। स्ट्रिप का नीचे वाला सिरा देखा, x एक्सिस को टच करता है तो y = 0, ऊपर वाला सिरा टच करता है लाइन को, y = x। लिमिट गई y की 0 से x तक। x की लिमिट के लिए 0 से a तक जाना है तो 0 से 1। मान पुट कर देना, इंटीग्रेशन कर देना, ये तरीका होता है। तो ये दूसरी टाइप के प्रश्न है जो अभी बताएंगे तुम्हें नेक्स्ट टर्म पे किस तरह से इनको हल करना।